देखिए वापस से मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ जितनी भी टर्म्स हैं। देखो कैमरा भी ऑन कर देते हैं। ओके देखो मैं क्या बता रहा था आपको। आपने एक ड्राइव करना है एक फॉर्मूला किसका, टाइम पीरियड का। किसका टाइम पीरियड है आपका, पेंडुलम का टाइम पीरियड है, विच में डिपेंड अपॉन मास, लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड आपके तीन क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो आपको फार्मूला ड्राइव करना है कि थर्ड टाइप है आपकी किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की। फाइन ओके। मैंने जस्ट अभी आपको बता के गया, मैंने क्या बताया कि आपका देखो क्वेश्चन में क्या दिया आपने, सिंपल कोई पेंडुलम क्या है कुछ है उससे कोई मतलब नहीं रहना चाहिए। आपका टाइम है, टाइम एक मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दूसरा लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तीसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इन तीन चीजों को पकड़ लो। जैसे कि टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, लेंथ एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मैंने आपको बताया कि हमें पता ही नहीं है कि इस मास की पावर कितनी है, लेंथ की पावर कितनी है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर कितनी है। तो पावर हमें पता ही नहीं है तो हम इसकी मान लेंगे एम की पावर ए है, एल की पावर बी है और जी की पावर सी है। अल्टीमेटली मेरा काम क्या है यहाँ पे, मेरा काम है इस ए और बी और सी की वैल्यूज को फाइंड करना। दूसरी बात, टी मैंने प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा दिया तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और आपको पता है ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या है, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। मींस इसकी कुछ भी डायमेंशन नहीं होगी, लेकिन ये रहेगी वैल्यू क्या, फिक्स कांस्टेंट रहेगी। तो प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट क्या रहता है आपका, जनरली डायमेंशनल लेस रहता है। क्या रहता है आपका, डायमेंशन लेस रहता है, मींस इसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होती। अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे किसका, इस चीज का। कैसे लिखेंगे, टी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सारे बताएंगे मुझे। m0 L0 टाइम का क्या होगा 1 इक्वल, हाँ के का डायमेंशनल फॉर्मूला तो है नहीं तो किसका होगा, मास का। मास का क्या होता है m1, इसका m का m1 L0 T0। पावर कितनी है इसकी a। फिर किसका लिखेंगे हम, g का। g क्या है आपकी एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला m0 L1 T-2 और इसकी पावर कितनी है b। तीसरा आपका कौन सा है, L यानी कि लेंथ, m0 L1 T0, पावर कितनी है इसकी c। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। दिस इंप्लाइज m0 L0 T1 इक्वल्स टू पावर। ऊपर देखो यहाँ पे बाहर लिखी हुई मैं अंदर भेज दूंगा, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, m में L0 T0, इधर क्या हो जाएगा m0 LB T-2B। किस कहीं से पता नहीं चलेगा, फटाफट पूछ लेना, बाद में मत पूछना फिर जब लेक्चर खत्म होने वाला होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m0 LC T0। कैसे लिख दिया, पता चल गया सभी को? यस सर। ओके सेकंड स्टेप फिर से ओके करता हूँ रिपीट। देखिए पावर कितनी थी, a थी, ये a अंदर जाके मल्टीप्लाई होगी इस पावर के साथ, 1 इंटू ए करेंगे तो a आ जाएगा। ये a मल्टीप्लाई होगी 0 के साथ, 0 इंटू ए करेंगे तो 0 आएगा। ये इस पावर के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, 0 इंटू ए करेंगे तो कितना आएगा 0। क्या ये इतनी सी बात क्लियर होगी? किसने पूछा था यस क्वेश्चन? सर। ओके सिमिलरली बी की, ध्यान से सुनना, ये वाला इसमें कंफ्यूजन हुई होगी मे बी आपको। देखो ये बी इस 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी, ये भी इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी और ये भी इस -2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही मिलेगा, 1 के साथ बी मल्टीप्लाई होगी तो बी मिलेगा, -2 के साथ बी मल्टीप्लाई होगी तो क्या मिलेगा, -2b मिलेगा। क्या ये क्लियर है बात? यस सर। क्लियर है। तो सिमिलरली ये यहाँ पे 0 ही रहेगा, यहाँ पे भी 0 रहेगा, लिख दिया है। और 1 के साथ c मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा आपको, c मिल जाएगा। आई होप बात क्लियर होगी अभी आपको। ओके यस सर क्लियर है। अब देखिए व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, ये m है, यहाँ पे भी m है और यहाँ पे भी m है, तो बेसेस आर सेम पावर्स आर एडेड, यानी कि a + 0 + 0 हो जाएगा। लेंथ को देखो, लेंथ की पावर कितनी है 0, इधर कितनी है b और इधर कितनी है c। जी। t को देखो,
टी की पावर कितनी है 0, इधर कितनी है -2b, एक सेकेंड, हाँ -2b, और इधर कितनी है +0। किसी को कोई शक है यहाँ तक? No, sir. No, sir. तो क्या आ जाएगा m0 l0 t1 इक्वल्स टू, ऐड कर दो, क्या आ जाएगा m में, इधर क्या आ जाएगा b + c, और इधर कितना आ जाएगा t⁻⁻2b। सही। अब हमारा अल्टीमेट जो गोल था ना, वो गोल था हमें a b और c को फाइंड करना। क्या करना? a b और c को फाइंड करना। अब देखिए, मैंने आपको होमोजेनिटी प्रिंसिपल में क्या बताया, इक्वल टू के इस तरफ और इक्वल टू के इस तरफ डायमेंशंस क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। और डायमेंशंस होती क्या है, यानी कि मास की पावर a है, मींस मास की डायमेंशन कितनी a, लेंथ की पावर कितनी है b + c, तो मींस लेंथ की डायमेंशन कितनी है b + c, टाइम की पावर कितनी है -2b, मींस टाइम की डायमेंशन कितनी हुई -2b। सिमिलरली जहां पे m की पावर कितनी है 0, मींस मास की डायमेंशन कितनी 0, लेंथ की डायमेंशन कितनी 0, टाइम की डायमेंशन कितनी 1। बात समझ आ रही होगी। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल यही तो कहता है कि डायमेंशंस आपके इक्वल टू के दोनों तरफ क्या होती हैं, सेम होती हैं। उसी प्रिंसिपल को देखते हुए बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होगा आपका, देखिए आपके पास क्या था m0 l0 t1 इक्वल्स टू, क्या मिला था इस तरफ m l और t कितना था, आई थिंक -2c था, देख लेते हैं एक बार, एक सेकेंड यहाँ पे करेक्शन होगी आई थिंक, रुको एक सेकेंड, नहीं बिल्कुल ठीक है, m0 -2b, ठीक है बिल्कुल सही है, हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो क्या था आपका, l की पावर कितनी थी b + c, l की पावर कितनी थी b + c, और t की पावर कितनी थी -2b। सर -2b। हाँ ये थी -2b, और m की m पावर की कितनी थी a। तो होमोजेनिटी प्रिंसिपल से, बाय होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, जो इसकी डायमेंशन होगी वही इसकी डायमेंशन होगी। क्या बोला मैंने, जो m0 इक्वल टू किसके बराबर होगा ma, ऐसे ही जो लेंथ की डायमेंशन होगी इक्वल टू के वैसे ही दूसरे की तरफ होगी, यानी कि l b + c होगी। ऐसे ही t का भी का बात कर रहा हूं मैं, t की 1 इधर है और दूसरी तरफ कितनी है -2b। इससे हम क्या बोल रहे हैं, मैं ये बोल लूंगा इन दोनों को इक्वेट करके a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, a विल बी इक्वल टू 0। सिमिलरली यहां से b + c कितना होगा आपका 0, क्योंकि इधर 0 इक्वल टू किसके, a के बराबर हुआ। सिमिलरली b + c इक्वल टू किसके बराबर हो रहा है, 0 के बराबर। ध्यान से सुनते रहना। और इधर देखो -2b है और इधर कितना है, पावर कितनी है 1, तो मैं क्या बोल लूंगा -2b इक्वल टू कितना है आपका 1 है। 1। ओके, दिस इंप्लाइज a तो आ गया आपके पास 0, और यहां पे क्या है आपका b इक्वल टू, मैं क्या लिख सकता हूँ -c लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मुझे b की वैल्यू निकालनी है, जिस चीज को निकालना हो तो उसको एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ। जब -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या लिख दूंगा मैं, b इक्वल टू -1/2। कैसे लिख दिया, -1/2 पता चला सभी को। और इस v की वैल्यू को मैं यूज कर लूंगा कहाँ पे, यहाँ पे। तो दिस इंप्लाइज a मिल चुका है, b मिल चुका है, एंड c कितना होगा आपका, c इक्वल टू माइनस क्या है आपका b। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, कैसे लिखा मैंने। दिस इंप्लाइज c इक्वल टू कितना है -b, और b की वैल्यू कितनी है -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। दिस इंप्लाइज c इक्वल टू 1/2। ये मैंने कुछ ज्यादा ही स्टेप कर दिए, वो आपकी कैलकुलेशन है, आप 2 स्टेप में इनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो, a की, b की और c की। मुझे आपको करके दिखाना था, इसलिए मुझे इतने ज्यादा स्टेप करने पड़े। अदरवाइज सामने दिख रहा है a की वैल्यू 0, b की वैल्यू -1/2, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते आपको c की वैल्यू भी मिल जाती डायरेक्टली। समझ आ रही है बात की नहीं आ रही है, a b और c की वैल्यू कैसे मिली मुझे। तो हमारे पास में बिल्कुल करना होता है, बिल्कुल ऐसे करना। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा होगा ना आपने। यस सर।
बी कितना Yes, था आपका sir. -1/2 एंड सी कितना है आपका 1/, 3 वैल्यूज मिल चुकी हैं आपको। करना क्या है आपको? Yes, sir. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या थी? F इक्वल्स टू के एम, देख लेते हैं क्या था। अब आप चेंज नहीं कर सकते, जिस तरह से लिखा था उसी तरह से, जिसको इक्वेशन 1 मान लिया वही रहेगी अब हमारी। m की पावर a, g की पावर b और l की पावर c। देखिए m की पावर a, g की पावर b एंड l की पावर c, यही लिखा हुआ था वहां पे। हाँ पल्लवी, आप एनोटेट कर रहे हो स्क्रीन पे, कोई डाउट है? f इक्वल्स टू के, a की वैल्यू कितनी है 0, पावर कितनी हो जाएगी 0। b की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पावर कितनी हो जाएगी 1/2। l की पावर कितनी है c, और c की वैल्यू कितनी है 1/2। दिस इंप्लाइज f इक्वल्स टू, किसी की पावर 1 हो, सॉरी किसी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाता है 1, 2 की पावर 0 होगी 1, 3 की पावर 0 होगी 1, 4 की पावर 0 होगी 1, a की पावर 0 होगी 1, m की पावर 0 होगी 1। नो सर बाय मिस्टेक, सॉरी, ओके फाइन। तो ये सारी बात समझ आ गई। तो मीन्स m की पावर 0 है तो क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो यानी कि k इंटू 1, और देखो g की पावर कितनी है -1/2, पावर नेगेटिव हो तो उसको हम क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल ले सकते हैं। तो यानी कि l की पावर कितनी, यहाँ पे कुछ हमने गलत तो नहीं लिख दिया है? एक सेकेंड, हाँ ठीक है, l g और l था ना। तो यहाँ पे l की पावर 1/2 है, g की पावर कैसी है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, g अगर डिनोमिनेटर में ले जाऊंगा तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? एक बार मुझे बता दो, ये मैंने कैसे लिख दिया g की पावर 1/2? हाँ हाँ बोलो, Clear है. क्लियर है ना कैसे? हाँ, क्योंकि पावर नेगेटिव थी तो उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। फाइन, आगे देखिए। दिस इंप्लाइज f इक्वल्स टू, इसकी आज रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की हुई है मैंने? सर की है। ओके ओके, फिर So ठीक है। की है. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा k, तो पावर 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब क्या होता है बताओ मुझे? स्क्वायर रूट। पावर जिसकी 1/2 होती है उसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है, तो मैं पहले इसको ओवरऑल ऐसे लिख रहा हूँ L/G। इसकी पावर कितनी है ओवरऑल 1/2, क्योंकि दोनों की सेम है। और पावर जिसकी 1/2 होती है उसका मतलब क्या होता है, उसका क्या हो रहा है, स्क्वायर रूट हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल गया, L/G मिल गया। और ये F नहीं था, ये T था यार, है ना। इक्वेशन फर्स्ट ये क्या था आपका, T था, इसको T कर लो, T। ये भी क्या था, T, और ये भी क्या था आपका T। पता नहीं क्यों लिखा है, हाँ T था। अरे माइक ऑफ कर लो, किसका ऑन है? विशाल माइक ऑफ करो। ओके, इस तरह से हमने क्या कर लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला। ऐसे बाहर घूम रहे हैं तो क्लास अटेंड कर रहे हैं सिर्फ अपना। तो टी इक्वल से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर रूट ऑफ L/G आ जाएगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया किसका, टाइम पीरियड का। किसका टाइम पीरियड, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड। फाइन, किसी को कोई डाउट है कि मैंने कैसे लिख दिया? और ये फार्मूला आपने कल भी देखा था। हाँ, कल हमने ये वाला फार्मूला देखा था, याद करो वो कैसे था, 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/G इक्वल्स टू T। यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है, पता है एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए था 2π, लेकिन हमें क्या मिला यहाँ पे k। मीन्स यहाँ पे ये जो कांस्टेंट होता है ना, इसकी मुझे फिक्स वैल्यू नहीं पता चलती। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है, जब इस मेथड से हम डेरिवेशन करते हैं कोई भी फॉर्मूले की, तो जो आपके यहाँ पे फिक्स नंबर होता है, जो कांस्टेंट नंबर होता है, उसकी वैल्यू हमें नहीं पता चल रही है। एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है ना टाइम पीरियड का, वो होता है 2π स्क्वायर रूट ऑफ L/G। लेकिन जब मैंने यहाँ पे डेरिवेशन की तो मुझे क्या मिला, k स्क्वायर रूट ऑफ L/G। यही हमारी आगे जाके लिमिटेशन बनेगी। हमने आगे लिमिटेशन पढ़नी है डायमेंशनल एनालिसिस की, तो एक लिमिटेशन मैंने आपको यहीं पे बता दी, प्रूफ भी आपके सामने बैठा हुआ देखो। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। ये आ गया सेकंड न्यूमेरिकल, बहुत इजी सा है।
टेंशन के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन को, चलो मैं यहाँ पे आपको टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बता दूंगा, आप भी कोशिश करना इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। फाइन, देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन लेंथ। फ्रीक्वेंसी यानी कि इस बार क्या एस क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एल के ऊपर यानी कि लेंथ के ऊपर। दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका टेंशन के ऊपर यानी कि टी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तीसरा, बस यहाँ पे दो ही तो क्वांटिटी दी है, एक क्या है लेंथ, दूसरा क्या है टेंशन। यूजिंग द मेथड ऑफ डायमेंशन डिराइव द फॉर्मूला फॉर एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको क्या करना है, डिराइव करना है। तो इस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसका, आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए टेंशन का। टेंशन का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, टेंशन अल्टीमेटली होती क्या है, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। देखिए, चलो मेरा वीडियो ऑफ है। देखिए टेंशन होती क्या है, मान लीजिए यहाँ पे ये थ्रेड मान लो थोड़ी देर के लिए, चलिए इसको छोड़ो, ये देखो, ये मान लीजिए आपको दिख रहा है ना सभी को, ये ब्लैक कलर का पता नहीं दिखता होगा। ओके, मान लीजिए ये थ्रेड है, थ्रेड मान लो, ये तो यहां से मैंने इस थ्रेड को क्या किया, फिक्स किया अपने हाथ से। जैसे ही इसके ऊपर मैं इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, इस थ्रेड को नीचे की तरफ फोर्स लगाऊंगा, फोर्स की डायरेक्शन कैसे है, नीचे की तरफ। इस थ्रेड में टेंशन पैदा हो जाती है, टेंशन क्या है, बिल्कुल ऐसे टाइट हो जाएगा। ये टाइट किसकी वजह से होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बन जाती है, टेंशन बन जाती है। टेंशन कैसे बनती है, आप फोर्स नीचे की तरफ लगा रहे हो, एक बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही होती है इस थ्रेड में, ये फोर्स है इस तरफ, और जो टेंशन होती है वो लगती है ऊपर की तरफ। अल्टीमेटली जो टेंशन है वो कुछ नहीं है, वो क्या है, आपकी एक किस्म की फोर्स ही है। क्या है वो, एक किस्म की फोर्स है। जैसे यहाँ पे मैं समझाता हूँ आपको, ये कोई आपका सरफेस था, यहाँ पे एक धागा यानी कि एक थ्रेड या स्ट्रिंग है, इसके ऊपर आपने एक 10 kg का पत्थर टांग दिया। ये 10 kg का पत्थर नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर, यानी कि नीचे की तरफ धागे को खींच रहा होगा। फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, और ऊपर की तरफ एक क्या लगेगी, आपकी टेंशन लगेगी। क्या लगेगी आपकी, ऊपर की तरफ टेंशन लगेगी। और टेंशन की डायरेक्शन कैसे, बिल्कुल ऊपर की तरफ। टेंशन क्या होती है, आगे जाके हम इसके ऊपर डिटेल स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए थोड़ा सा आइडिया मिल चुका होगा, ये टेंशन कुछ भी नहीं है, ये एक किस्म की क्या है, आपकी फोर्स ही है। में जो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स का होता है, वही डायमेंशनल फार्मूला किसका होगा, टेंशन का होगा। क्या ये बात क्लियर होगी। और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला फटाफट बताओ मुझे, क्या होता है। सुनाई दे रहा है सभी को। Am I audible to you, स्टूडेंट्स। भाई आवाज आ रही है आपको मेरी, चुप ही हो गया सारे। इंटरनेट भी ठीक है, क्या चक्कर है। सर M1 L1 T-2। अच्छा, क्या बोल रहे हो, सर M1 L1 T-2। वेरी गुड, है ना। ये फोर्स का क्या होता है, आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है। उसी तरह से आपका जो डायमेंशनल फार्मूला किसका, टेंशन का भी क्या होगा, यही होगा। क्योंकि जस्ट अभी मैंने आपको बताया टेंशन का और फोर्स का मतलब एक ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस बताया जो मैंने फिजिकल मीनिंग बताया। जैसे फोर्स नीचे की तरफ लग रही है तो टेंशन है, कोई थ्रेड है तो उसको ऐसे ऊपर की तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी। फाइन, तो टेंशन और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला सेम होता है, पहली बात। दूसरी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग डिपेंड अपॉन लेंथ। यहाँ पे इसका पूरा लिख लो, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है। यहाँ पे आएगा डिपेंड अपॉन लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग, और तीसरा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये ऐड कर रहा हूं क्वेश्चन के अंदर, एंड मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ये तीन ऐसे करके ये डिपेंड कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी। इसका मैसेज आया हुआ है, सर क्लास सिर्फ 40 मिनट की क्यों होती है, उसके बाद क्यों नहीं हो जाती। ये भाई इसको आप देख लो जूम ऐप पे, सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। यहाँ पे मैं क्या ही बताऊंगा आपको क्या रीजन है। ओके,
तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, 3 चीजों पे डिपेंड कर रही है आपकी क्या, देखिए मैं यहाँ पे है ना पब्लिकली ऐसे नहीं बता सकता क्या रीजन है इसके पीछे क्या है। तो ये सेकंड न्यूमेरिकल आपका, तो सोल्यूशन नंबर सेकंड क्या बोला हमने, फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ। ध्यान रखना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, स्मॉल एफ लिख रहा हूँ मैं। डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, एक डिपेंड कर रही है वो आपकी लेंथ के ऊपर, दूसरा डिपेंड कर रही है आपकी मास पर यूनिट लेंथ के ऊपर, तीसरा डिपेंड कर रही है टेंशन के ऊपर, है ना। कैसे लिखा था, पहले टेंशन लिख देते हैं, तीसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मास पर यूनिट लेंथ। इसकी पावर मान लो ए, इसकी पावर मान लो बी और इसकी पावर मान लो सी। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे के। हाँ पूछो कैल्विन, सी की पावर बी और एम की पावर सी, तरीका वही रहेगा। कैल्विन पूछो क्या पूछना, आपने हैंड रेज किया था, जो पूछना था वो आपने बता। क्या हुआ, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ टेंशन का क्या होता है, अभी जस्ट आपको बताया क्या है, m1 l1 t-2। दूसरा लेंथ का क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेंथ, सीधा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्या होता है, एल होता है l1, बाकी सारे जीरो। तीसरा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, इसको ध्यान से देखना भी, कोई नहीं बोलेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला मास पर यूनिट लेंथ, इसको ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, सिर्फ मास नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, मास पर यूनिट लेंथ लिखा है, मींस ऊपर मास है नीचे क्या है, लेंथ है। तो क्या हो जाएगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, बताओ मुझे, m1 l minus 1 M1 L0 T1 T0 Zero. 0 नो नो नो, L मास पर M1 यूनिट लेंथ मीन न्यूमिनेटर में मास है, डिनोमिनेटर में लेंथ है, लेंथ ऊपर जाएगी तो साइन उसका कैसा हो जाएगा, इनवर्स, पावर की कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। m1 l minus 1 t0 कैसे लिख दिया मैंने, सभी को पता चला कि नहीं चला, यस सर। किसी को कोई डाउट है, बस फिर अगर ये सारा पता चल गया आगे आप क्वेश्चन कर सकते हो। इसके आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, ए बी सी फाइंड करो, आपका आंसर आ जाएगा जैसे हमने पहले किया। एफ क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का भी आपको पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये तो मैंने फॉर्मूला बता दिया आपको, लिख लेना, इसको इरेज कर रहा हूं मैं। फ्रीक्वेंसी होती है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, क्या क्यों होती है, कैसे होती है, जब हम ऑसिलेशंस एंड वेव्स पढ़ेंगे वहां पे आपको देखने को मिलेगा इसके बारे में। फिलहाल के लिए हमें डायमेंशनल फार्मूला बताना है आपको, इसलिए बता दिया मैंने आपको। क्या होता है अभी फार्मूला आपका फ्रीक्वेंसी का, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि स्मॉल एफ क्या होता है आपका, m0 l0 t-1। क्योंकि यहाँ पे रीजन भी लिख देता हूँ, क्योंकि f इक्वल टू क्या होता है 1/t, 1 टाइम पीरियड। तो यहाँ से हमारा ये फ्रीक्वेंसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमें देखने को मिल गया। तो हमारे पास क्या था, स्मॉल f इक्वल टू k, m की पावर a, t की पावर b और l की पावर, यही था ना, कुछ और तो नहीं लिखा था मैंने, नहीं l पहले लिखा हुआ था, है ना। जैसे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं फिर उसको बार बार चेंज नहीं करना, एक बार जो लिख दिया वही रहेगा। l की पावर कितनी a, t की पावर b और m की पावर कितनी c ली हुई है हमने। तो लिख दो डायमेंशनल फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का क्या है, m0 l0 t-1। k का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, l का क्या था, m0 l1 t0। टाइम t नहीं है जी, टाइम मत समझना इसको, टेंशन है, टेंशन का क्या था, m1 l1 t-2। और m का मास पर यूनिट लेंथ का क्या था, m1 l-1 t0। पूछो कैल्विन क्या है। अब इस क्वेश्चन को, या इसकी पावर कितनी थी a, सर इसकी पावर कितनी b और इसकी पावर कितनी c, पूछो। सर टेंशन वो होता है ना सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने एक रबर बैंड लिया, उसको जब हमने स्ट्रेच किया, तो बिल्कुल सर जब हम स्ट्रेच करते हैं उस पर टेंशन बनता है, फिर हाँ जब हम बिल्कुल छोड़ देते हैं सर वो टेंशन में रिलीज कर देता है, वही होता है ना टेंशन। रिलीज कर देता है, उसका कहानी अलग है, बस फिलहाल के लिए इतना समझो, तो रिलीज करने वाले कॉन्सेप्ट अलग होता है, उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है एक्चुअली, बस वही। ओके सर। चाहे आप स्ट्रिंग लो, चाहे आप रबर बैंड लो, कुछ भी लो, जब आप उसको लीनियरली ऐसे कोई नीचे की तरफ कहीं भी फोर्स लगाओगे, तो ये फोर्स आप नीचे की तरफ फॉर एग्जांपल लगा रहे हो, तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक टेंशन और क्रिएट फोर्स लग होता रही है। होती है, उस फोर्स को आप बोलते हो टेंशन, सिंपल सी बात।
अब ओके उसके सर। बाद क्या होता है वो बात की बात है, वो डिस्कस करेंगे हम आगे जाके जब हमारे आगे चैप्टर चलेंगे प्रॉपर। ठीक है, तो ये डेरिवेशन कैसे करनी है, कैसे सारा कुछ, वो हमें फिलहाल सीख रहे हैं। तो वहां वो चीजें सीखने के लिए कुछ टर्म्स हमें पहले ही आपको बतानी पड़ती हैं, तो वो मुझे बतानी पड़ रही है। ठीक है, तेल उसको फिर समझाने में आधा घंटा 15 मिनट लगते हैं एक एक टॉपिक को। तो फिलहाल के लिए ये समझ आ गया, और बाकी का क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। स्टेप सेम रहेंगे, ए अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी यहां अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बाद में क्या करोगे, होमोजेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक एम एम को कंपेयर कर लोगे, एल एल को कंपेयर कर लोगे, और टी टी को कंपेयर कर लोगे। कर लोगे इस क्वेश्चन को, और करके चेक करवाओगे हाँ मुझे। सर। ओके, क्योंकि अभी 1 मिनट बड़ा है, लेक्चर बंद होने वाला है। इसको खुद ट्राई करना, जहां तक मैंने करवा दिया सारा कुछ, कर ही दिया सब कुछ, बस आपने मैथमेटिक्स करनी है अभी, बस कुछ नहीं। और इतना मैथमेटिक्स आपको आना भी चाहिए, ये नहीं आता फिर प्रॉब्लम है आपके लिए। तो और कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। सर नो सर, कुछ डाउट नहीं है सर, जा सकते हैं आप। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल।